हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा एजेंडा है बेसिकली हमारा प्री मॉक में हमारे पास सेक्शन ए की वीडियो तो आपका जरूर आगे हुई अब तक। सेक्शन बी जो है हमारा तीन क्वेश्चंस पर डिवाइडेड है। पहला क्वेश्चन है हमारा उबे लिमिटेड। अच्छा, हर क्वेश्चन में सेक्शन ए में आपको पहले बोला था मैंने कि आप पहले क्या पढ़ो, पहले पढ़ो आप क्वेश्चन और उसके बाद जो है आप उसके लिए डेटा फाइंड करने की कोशिश करो। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी करना, लेकिन यहाँ पर ना जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो लॉजिकल टेस्टिंग ज्यादा करना आपको। लॉजिकल टेस्टिंग मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर लगाए हैं यहाँ पर कि क्या ये चीज जो है एक जनरलाइज चीज है, इसमें आपकी नॉलेज ज्यादा चाहिए या फिर पैसे इन्फॉर्मेशन ज्यादा चाहिए। ठीक है। तो अब अगर आप देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई हमें ये निकालनी है ऑडिट रिस्क आठ। ठीक है। आठ ऑडिट रिस्क निकालनी है, मतलब इसमें ये कि हमें आठ पॉइंटर्स लिखने ईच साइड पे 16 मार्क्स का है। अब ऑडिट रिस्क के दो तरीके होते हैं, दो हिस्से होते हैं मतलब लिखने के। पहला कि मसला क्या है और मसले को एक्सप्लेन करना। ठीक है। मसला क्या है उसको एक्सप्लेन करना दोनों लाजिम है। आधा मार्क है मसला आइडेंटिफाई करने का और आधा मार्क है आपके पास जो है उसको एक्सप्लेन करने का। फिर ऑडिटर का रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स में दो चीजें कि भाई वो चीज जो है वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट करी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की रिस्क है या फिर वो अजर्शन लेवल रिस्क है, पहले आइडेंटिफाई कर। क्योंकि आपका ऑडिटर का रिस्पॉन्स जो होगा वो उस हिसाब से होगा जिस हिसाब की रिस्क होगी। ठीक है। अगर वो बोलता है कि यार छोटा सा एक एरिया पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे छोटा सा मसला आ रहा है, तो भाई छोटे से मसले को छोटे के तरीके से हल करेंगे। हम उसका रिस्पॉन्स ऑडिट प्रोसीजर से दे देंगे। और अगर पूरा मसला जो आ रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल पे आ रहा है, भाई जाहिर सी बात है पूरी स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे। आप एक दो चीजें चेक थोड़ी कर देंगे। तो सबसे पहले इवैल्यूएट करो कि अपने आंसर को ड्राफ्ट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी आपको, कितनी नॉलेज चाहिए होगी और कितना डेटा यहाँ से उठा सकते हो। अब आओ पैसेज के ऊपर। अब देखो ऑडिट रिस्क जो है ना, बहुत आसान बहुत मुश्किल चीज है। आसान और मुश्किल दोनों कैसे एक साथ, इस तरह कि भाई जो आपने जिस बंदे ने ऑडिट रिस्क समझी हुई होगी कि किस नौयत की होती है, क्या इसमें मसला क्या होता है, उसमें तीन चीजें होती हैं। इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। तीनों चीजें होती हैं। अगर किसी बंदे को इनका मतलब, इनकी एग्जाम्पल थोड़ा सिनेरियो पता होगा, सिनेरियो पे सॉल्व किया होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है उसके लिए। क्योंकि इसमें तकरीबन तकरीबन 10 तो लिखी हुई है जो कि मैंने आइडेंटिफाई कर ली। सो एक फर्स्ट रीड में तो स्टार्ट करते हैं। जब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है जी। पहले क्या बोलते हैं, मैं हाईलाइट लेके आ हाईलाइटर लेके चल रहा हूँ। इसमें क्या बोल रहे हैं भाई कि आप सुपरवाइजर है कंपनी उबे कंपनी के विच हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर फॉर लोटस कंपनी। क्लाइंट है हमारा, वो भी हमारी कंपनी। एंड यू आर प्लानिंग द फर्स्ट ऑडिट इन विच विल बी इन द ईयर एंड 31 जुलाई। ईयर एंड 31 जुलाई है। लोटस डेवलप्स मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्निकल कंपोनेंट्स। अब पहला पॉइंट ये भी मिल गया मुझे, छोटी सी चीज है क्या, यू आर प्लानिंग योर ऑडिट फॉर द फर्स्ट टाइम। आगे करें, पहली दफा ऑडिट कर रहे हैं 31 दिसंबर के लिए। ठीक है। अब जब आपको सामने एक चीज मिल गई ना तो क्या करो, उस पॉइंट को उठाओ और एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दो यहाँ पर। एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दो यहाँ पर। ठीक है। इससे होगा क्या कि आपने एजेंडा जो है ना वो डिस्कस कर दिया उसके साथ। एजेंडा एक दफा डिस्कस हो जाता है तो उसके बाद बंदे के लिए आसान हो जाता है कि भाई उसको एक्सप्लेन कर सके। किस तरह देखिए, यू आर, इस स्टेटमेंट को उठाइए और यहाँ पे पेस्ट मार दो। और यू आर की जगह लिख दो उबे कंपनी। उबे एंड उबेन को जो है पहली दफा क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं लोटस कंपनी का। ठीक है। क्लाइंट का नाम भी लिखो यहाँ पर, और लोटस कंपनी। अच्छा, अब जब पहली दफा कोई भी चीज करते हैं, मसला ये आता है, मसला ये आता है कि भाई हम लोग जो है उसके कंप्लीट स्पेक्ट्रम को, उसके कंप्लीट डोमेन को समझ नहीं पाएंगे। अब अभी क्वेश्चन पहली दफा कर रहे हो अगर,
पहली दफा क्वेश्चन करने में मसला क्या आ सकता है, मसला ये आ सकता है कि भाई आप हो सकता है सारी चीजें आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ, कुछ चीजों को आप गलत समझ जाओ। सबको सारी चीजें समझ आए ऐसा जरूरी नहीं है, और सारी आंसर की पॉइंट्स आप पकड़ लो वो भी जरूरी नहीं है। तो इसको ऑडिट की जबान में हम लोग जो है डिटेक्शन रिस्क बोलते हैं। तो मसले को एक्सप्लेन करें। as this is the first time of the audit of Lotus company, मैं लोटस को लिख रहा हूँ, there is a high detection risk as we will not be very familiar with the organization, which could lead to misrepresentations, harassment, and misconceptions as well। भाई जब आपने एक दफा किसी कंपनी को ऑडिट नहीं किया, आपने ऑडिट नहीं किया हुआ तो आप जाहिर सी बात है चीजों को गलत समझोगे, ट्रांजैक्शन को समझना मुश्किल काम होगा। ऑडिट एविडेंस आप गलत एरिया के अंदर जाके निकाल सकते हो सकता है आप गलत प्रोसीजर लगा दो, मतलब आपने क्या किया, चीजों को गलत समझा है और आपने गलत तरीके से चीजों को इवेलुएट किया। इसके अलावा इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा देखो जब मैंने लास्ट ईयर इसका ऑडिट नहीं किया हुआ, अब लास्ट ईयर का ऑडिट में क्या किया मुझे क्या पता, उसने क्या हरकतें करी थी मुझे थोड़ी पता है। तो यहाँ पर ये है कि जो लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका बैलेंस कुछ ना कुछ हमारे साथ इस साल में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। तो मतलब क्या है, ओपनिंग बैलेंस है वो हमारे लिए। तो यहाँ पर एक एक और रिस्क है, एक और इसके आ रही है पास कि आपका ओपनिंग बैलेंस जो है, आपने ओपनिंग बैलेंस जो है उसमें कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज दिस इज द फर्स्ट ऑडिट, दिस इज, या फिर हम लोग उसको लिख सकते हैं एज वे कंपनी डिड ऑडिट लोटस company, they will not be able to get सही एविडेंस। मैंने सही लिखा है, आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट लिखना। ऑन दी ओपनिंग balances, ठीक है, इतना मेरे ख्याल से काफी होना चाहिए। मतलब आपने ये बता दिया कि भाई हमने लास्ट ईयर ऑडिट नहीं किया था तो ओपनिंग बैलेंसेस में मसला हो सकता है। ठीक है। तो और इसके ऊपर जो है आपने दूसरी चीज बता दी कि भाई हम लोगों ने एक डिस्ट्रैक्शन रिस्क ज्यादा फेस करी है क्योंकि हम लोग जो है बिल्डअप ऑडिट कर रहे हैं इसका मसला, उसके पॉसिबल इफेक्ट्स दोनों हो गए। ठीक है। अब ऑडिटर रिस्पॉन्स क्या करेगा, पहले आइडेंटिफाई करो क्या ये मसला एक लेवल पे आ रहा है या मल्टीपल लेवल्स पे आ रहा है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रहा है। भाई पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आ रहा है। फर्स्ट टाइम ऑडिट होता है ना तो आपने क्या करना है, मटीरियलिटी भी अपनी लो सेट करनी है। ठीक है, मटीरियलिटी अपनी लो सेट करनी है ताकि आपका सैंपल साइज बढ़े। ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करोगे, आप अपनी ऑडिट टीम को बोलोगे भाई कि स्ट्रैटेजी सॉलिड बनानी है, प्लानिंग जो करनी है, प्लानिंग आपकी होनी चाहिए बहुत जबरदस्त किस्म की। ठीक है। कि आपने हर स्टेज के ऊपर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करना है। ठीक है। अब ऑडिटर रिस्पॉन्स क्या होगा, इंश्योर दैट दी प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी is robust and it is well communicated to the audit team। ऑडिट टीम से कम्युनिकेशन भी करनी है आपने ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन उन तक हो और उनको पता हो कि करना क्या है, सो दैट दे आर अवेयर ऑफ द कंप्लीट सिनेरियो। इसके अलावा रिक्रूट एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स
in the audit team एंड एक तो एक्सपीरियंस बंदा लो, फिर टाइम ज़्यादा देंगे क्या? टाइम ज़्यादा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आप एडिशनल टाइम दो ऑडिट टीम को, ताकि वो अपनी क्लाइंट के बारे में रिसर्च कर लें और बिजनेस सिस्टम को समझ लें। एंड गिव योर टीम सम एडिशनल टाइम so that they can improve, they can obtain information for the client and the business। ठीक है, ये एक और वर्ड हो गया। फिर एक और काम क्या कर सकते हैं भाई, सबसे ज्यादा इंक्रीज सब्सटेंसिव सब्सटेंसिव प्रोसीजर एंड सेट मटीरियलिटी एट लोअर लेवल। अब देखो, मैंने 3 पॉइंटर्स लिख दिए यहाँ पर एक के लिए, आपको सिर्फ एक ही लिखना है। ठीक है? एक से ज्यादा की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, पहला पॉइंट आपका यहाँ पर है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो भाई और इंडियन पार्टनर ने हमारे फाइनेंस डायरेक्टर से मुलाकात करी है। मुलाकात में उन्होंने बताया है कि भाई इन्वेंट्री उन्होंने वैल्यू करी है लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरवी, बिल्कुल IS2 के हिसाब से। कॉस्ट एंड मेल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और कॉस्ट कन्वर्जन से बनती है, ठीक हो गया, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ओवरहेड। तो ये 3 चीजें बेसिक आपको बैकग्राउंड दिया हुआ है। अब फाइनेंस डायरेक्टर साहब ने क्या किया है, रिव्यू किया है इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी को, और डिसाइड किया है कि एडिशनल ओवरहेड इस साल में आने चाहिए जो कि प्रोडक्शन से लीड करते हैं। मतलब इस साल के बीच में इनको ख्याल आया है, साल के बीच में ख्याल आया है कि भाई ये चीजें जो है ये प्रोडक्शन में होनी चाहिए। तो ये ख्याल जो है ना, ये गलत टाइम पे आया है इनको, इस साल के पहले आना चाहिए था। और अगर आप एस्टिमेट या साल के बीच में चेंज कर रहे हो तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ गड़बड़ आ सकती है। यहाँ पे रिस्क आ रहा है कोई दिमाग में। अगर वो बोल रहे हैं कि हमने जो है प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर कुछ और ओवरहेड ऐड करने, मतलब क्या है कि हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, हम लोगों ने अपने इन्वेंट्री की वैल्यू इंक्रीज कर दी, इन्वेंट्री की वैल्यू इंक्रीज कर दी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी इन्वेंट्री जो है वो ओवर वैल्यूड हो सकती है और या इनअप्रोप्रिएट कॉस्ट पे हो सकती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट क्या होगा, द चेंज इन पॉलिसी would lead to an overvalued inventory and would also lead to uh, an inclusion of unnecessary cost or unneeded cost slash low। ठीक है, आपने मसला बता दिया। अब मसला आइडेंटिफाई करो, क्या ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर है या फिर ये एक अजर्शन पे आ रहा है। मुझे लगता है अजर्शन पे आ रहा है। तो भाई आपने क्या करना है, इस पे लिखना है सब्सटेंसिव प्रोसीजर। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो पहले बात करते हैं मैनेजमेंट से कि भाई उन्होंने ये चेंज जो किया है इसके पीछे प्रोविजन किया है, किस चीज पे है। ठीक है, सबसे पहले बात करो कि मैनेजमेंट ने ये हरकत करी क्यों है। ठीक है, तो सब वो लिखेंगे, द चेंज इन इन्वेंट्री पॉलिसी शुड बी डिस्कस्ड विद द मैनेजमेंट। देखो प्रोसीजर लिखते तो पूरा लिखते हैं, हमें पता है, हम आधी बात तो करेंगे नहीं। भाई डिस्कस करो मैनेजमेंट से और रिव्यू करो कि भाई ये एडिशनल ओवरहेड जो है, जो इंक्लूड करे जा रहे हैं, ये क्या प्रोडक्शन से लीड करते हैं या नहीं। एंड review whether the overheads allocated relate to the production or not। ठीक है,
एक चीज तो आपने ये कर दी। अब आपने लिखना है एक ही है, आपने एक ही लिखना है क्योंकि आपको एक मार्क मिल रहा है इस पे, दो नहीं लिखने। लेकिन एक मार्क आपका रिस्पॉन्स का है, एक आपके मसले को आइडेंटिफाई करने का। मैं ज्यादा लिखने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई आपके पास जो है ऑप्शन होना चाहिए। आपने हो सकता है दूसरा पॉइंट लिखा हो, दूसरे तरीके से लिखा हो, तो दोनों ऑप्शन में आपको देना चाह रहा हूँ। अब इसमें देखो, हमने क्या है, इन्वेंट्री की बात करें, एनआरबी की बात करेंगे, तो आप क्या करोगे, एनआरबी की टेस्टिंग कर लोगे। भाई क्या नेट रिलायजेबल वैल्यू कैसी है, मार्केट में वैल्यू क्या चल रही है, उस हिसाब से आप देखोगे एनआरबी आपकी क्या रिटर्न ऑन वैल्यू होनी चाहिए, क्या आपकी बेयरमेंट होनी चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए। तो क्या करो, डिटेल्ड कॉस्ट एंड एनआरबी, क्या करना चाहिए एनआरबी का, टेस्टिंग करनी चाहिए। टेस्टिंग should be performed in order to evaluate the differences that could occur due to the, तो भाई मार्केट वैल्यू से आप कितनी लेवल पे आके बात करें, या आप एजिंग कर लें इसके इन्वेंट्री, तो आपका आइडिया हो जाएगा कि इन्वेंट्री किस पोजीशन पर है और किस पे होनी चाहिए थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट, तीसरे पॉइंट पे, inventory is held at two main warehouses manufacturing facility. The company plans to conduct full inventory count at warehouse on 29 और 31 30। भाई एक और मसला आ गया, इन्वेंट्री दो लोकेशन पर है, ठीक हो गया, मसला नहीं है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम जो इन्वेंट्री काउंट करेंगे वो करेंगे 29 और 30 जुलाई को, और एरेंट का भी 31 जुलाई है हमारा। ठीक है, एंड एन नेसेसरी एडजस्टमेंट विल बी मेड पोस्ट एरेंट टू रिफ्लेक्ट मूवमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री करेंट। तो आप बोल रहे हो साल खत्म होने के बाद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगे, उसके बाद जो है मैं आपको एडजस्टमेंट बता दूंगा। बहुत जबरदस्त काम करेंगे, इनको बोलना चाहिए सर, इंसान बन जाए। इसको हाईलाइट करें, कॉपी करें, पेस्ट कर दें कि भाईजान ये क्या हरकतें कर रहे हो आप? ये तो उल्टे उल्टे काम है। भाई इन्वेंट्री जो है, आप बोल रहे हो कि मैं साल के बाद जो है ना, साल खत्म हो जाएगा तो मैं उसके बाद करूंगा चेक, मतलब इन्वेंट्री का और क्या करेंट में रहे हो, उसका मैं बोल रहा हूँ इसके जो रिस्पॉन्स है ना मैं आपको एंड में बाद में बता दूंगा। भाई अब यहाँ पर अगर आपने क्या किया, टाइमली एडजस्टमेंट नहीं करी आपने, टाइमली एडजस्टमेंट नहीं करी आपने, मसला क्या आएगा, मसला ये आएगा भाई आपकी जो एरेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अंडर या ओवर वैल्यू हो जाएंगी। तो दी एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड आफ्टर द ईयर एंड, एंड इफ नॉट मेड दिस वुड बी टू an under or overvalue inventory present in the financials। ऐसा ही है कि अंडर ओवर वैल्यू देंगे एरेंट के, मतलब इन्वेंट्री जो है अगर हमने सही तरीके से इसको रिकॉर्ड नहीं किया, एडजस्टमेंट सही तरीके से नहीं करी, हमारा कट ऑफ मीट नहीं किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या, क्या ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं। ये जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये एक एरिया को अफेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या बोलेंगे, बोलेंगे भाई इन्वेंट्री अकाउंट पहले कराओ आप, ताकि कोई एडजस्टमेंट से तो साल के अंदर ही कराए हम लोग। तो ऑर्डर को जो है पहली चीज इन्वेंट्री अकाउंट क्या करना चाहिए, खुद सामने खड़े होकर कराना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसको क्या करना चाहिए भाई कि ये सारी चीजें जो हैं, जो हमने 31 जुलाई है उससे पहले पहले इन्वेंट्री अकाउंट कराओ, और उससे 31 जुलाई से पहले पहले जो भी चीजें डिस्पैच हो गई है, रिसीव हुई है, जो भी हुआ है, उसको आप उठा के अपने रिकन्सिलेशन कर लो। तो क्या बोला चाहिए, द ऑडिटर शुड कंडक्ट एंड सुपरवाइज द इन्वेंट्री अकाउंट बिफोर द ईयर एंड, ईयर एंड से पहले कराओ। ठीक है, टू टेस्ट द controls, test the controls over the count and request, and टेस्ट। अब क्या टेस्ट करेंगे इसमें, देखो पहले आपने क्या किया, इन्वेंट्री काउंट कर लिया, अब आपने टेस्ट ये करना है कि क्या ये इन्वेंट्री
जो पड़ी हुई है ये हमसे ही पर्टेन करती है नहीं करती है। तो इसको रिक्वेस्ट करने के लिए क्या करोगे, आप टेस्ट करोगे कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो 31 जुलाई से पहले की ही है, और 31 जुलाई से पहले पहले की जो एडजस्टमेंट है आप उसका करोगे, आप करोगे रिव्यू या डिमांड करोगे, आप ऑब्टेन करोगे। ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं किसी चीज़ को हम बोलते हैं इनसे हम रिक्वेस्ट करें या ऑब्टेन करें डिटेल्स जो हमने गुड्स रिसीव किया है डिस्पैच के बिफोर 31 जुलाई या ऑन 31 जुलाई। ऑब्टेन द ब्रेकअप ऑफ गुड्स dispatched और received on 31 जुलाई and reconcile to agree with the recorded accountant value। इससे क्या होगा भाई, आपके पास जो है इन्वेंट्री जो रखी हुई है, आपने जो रखी हुई इन्वेंट्री उसको आपने सही तरीके से रिकॉर्ड किया है या नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो हमने ये देखना है। ऑडिटिंग ऑडिटिंग पे कौन काम करना चाहिए कि इन्वेंट्री जो है इसकी तरफ काम ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि एयरिंग 31 जुलाई है और आपने ट्रांजैक्शन चेकिंग जो करें आप 31 जुलाई 29 30 जुलाई करो। तो द ऑडिटिंग शुड इंक्रीज द टेस्टिंग ओवर कट ऑफ और द इन्वेंट्री ऑन 31 जुलाई टू चेक विद कंप्लायंस। ठीक है जी, ये आपके 3 मसले हो गए, लेकिन 3 वेल डिसिप्लिन। यहाँ पे आपको 6 मार्क्स जो है ना अभी तक बहुत आराम से मिल गए। 3 पॉइंट लेके, लेकिन बेहतरीन पॉइंट लेके इसमें डिस्कस किया हुआ डिटेल में सारी चीजें, क्या चीजें हो। अभी क्या बोल रहे हैं साहब, आप कुछ नहीं लेकर आए। ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में ने बोला है हम कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। डायरेक्टर ने क्या किया है, यूजफुल लाइफ बढ़ा दी है, जबरदस्त। डायरेक्टर ने क्या किया है, यूजफुल लाइफ बढ़ा दी है 3 से 5 साल पे। मतलब फुल मजे में चल रहे हैं, पार्टी में चल रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, अपनी यूजफुल लाइफ को इंक्रीज करिए 3 से 5 साल। तो जब 3 से 5 साल पे आप ले आए हो, भाई किस बेस पे लेके आए हो आप? अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये 2 मसले आएंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा कम हो जाएगा, हमारा जो एसेट है उसकी लाइफ ओवर एस्टिमेट हो सकती है, वैल्यू ओवर एस्टिमेट हो सकती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन कम चार्ज होगी इसके ऊपर। सही है, ऐसा बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि भाई इसमें हमारे पास मसला आ सकता है। ठीक है, तो अगर इसने यूजफुल लाइफ बढ़ा दी है तो इससे रिजल्ट क्या होगा, IAS 16 जो हमारा है उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो क्या होगी, हमारी डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी एनुअली, और यूजफुल लाइफ जो है इंक्रीज हो गई है। IAS बोलता है कि भाई साल के हर साल में रिव्यू करनी यूजफुल लाइफ को ऑन द बेसिस ऑफ जेन्युइन एस्टिमेशन। ये जेन्युइनली कोई हरकत हुई है जिसकी वजह से आप लाइफ इंक्रीज कर सकते हो तो करो, उसके अलावा नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कोई जेन्युइन रीजन आया है या आया है ये हम चेक नहीं करना। ठीक है, तो आप पहले दो क्राइटेरिया के सही अब देखो, जब यहाँ पे IAS के बारे में ना मैं ट्रीटमेंट की कोशिश किया करो, सही लिखा करो। यहाँ पर आप सही ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए वो लिखे आप कि इन अकॉर्डेंस with IAS 16 the inventory, the sorry non-current asset life should be reviewed on yearly basis and increase or decrease based on reasonable grounds। पहले आपने बता दी भाई ये ट्रीटमेंट होती है IAS के हिसाब से, ये ट्रीटमेंट होती है, ताकि आप ये नलिफाई नहीं कर दो कि यार इसने वैल्यू जो है बढ़ा कैसे दी है कम कैसे कर दी। हम डायरेक्टली नलिफाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसमें ये बोलेंगे कि भाई ये चीज करी है हमने। ठीक है, ये कर तो दिया हमने, IAS 16 के हिसाब से करिए, लेकिन इसका पॉसिबल इफेक्ट क्या होगा? इससे पॉसिबल इफेक्ट ये होगा कि आपकी जो है डिप्रिसिएशन कम हो जाएगी,
इससे आपको प्रॉफिट जो है ओवरस्टेट हो जाएगा। ठीक है। तो आपका जो है प्रॉफिट ओवरस्टेट हो सकता है, ओवर वैल्यू हो सकता है, एक चीज इसके अंदर। दूसरी चीज क्या हो सकती है इसके अंदर जो है, आपका एक और इफेक्ट आ सकता है पॉसिबल, कि जो है आपके पास जो है आपका एसेट ओवरस्टेट हो सकता है। ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, ड्यू टू दिस ट्रांजिशन देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडरस्टेटेड expenses leading to specific expenses by depreciation expense leading to an overstated profit and an overstated PPE। हमें पीपीई के जनरलाइज आसानी रहेगी इसमें। तो आपका मसला आइडेंटिफाई हो गया। अब क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर है, क्या ये हमारे पास एक जगह पर है? ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये तो बढ़ाई है तो भाई डिस्कस तो करो इनसे, डिस्कस विद द फाइनेंस डायरेक्टर। कि भाई हरकत करी क्या है आपने, करने की वजह क्या थी, दिमाग सोचा एकदम क्या, एकदम से ख्याल आया आपको कि क्या आपने ये हरकत कर दी है। The reason behind the extension of the useful life of the assets। सबसे पहली बात हमने कर दी भाई कि एक्सटेंड क्यों कर दिया आपने। उसके बाद क्या करेंगे, आप बोलोगे कि भाई अगर हमें जो है कंपेयर करना है, हमें कंपेयर ही करना है, हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि एसेट रिप्लेस कब होता है। एसेट रिप्लेस होता है मतलब उसकी यूजफुल लाइफ वही होगी। ठीक है, क्योंकि आप 5 साल की assumption है कि अप्रोप्रिएट है या नहीं है। इसको हमने अप्रोप्रिएट देखने के लिए क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेसमेंट लाइफ से कंपेयर कर लेंगे। ऑल्सो कंपेयर the asset replacement cycle with the new life of 5 years to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the useful life of the। ठीक है जी, ये आपका एक और डोमेन क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में बोल रहे हैं भाई हमने कंपनी ने रिसीव किए ट्रेड डिस्काउंट ऑन इट्स मेन सप्लायर। नॉर्मली ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस में नहीं आता है, कंटीजेंट वाले आते हैं, किसी कंडीशन के तहत उसको आ सकते हैं। ठीक है, विच इज लिंक टू टोटल अमाउंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो ये बोल रहे हैं कि आपको डिस्काउंट को तब मिलेगा जब आप टोटल अमाउंट परचेज करेंगे। ठीक है। द अमाउंट कैन बी रिक्लेम्ड पोस्ट ईयर एंड, ईयर एंड के बाद, एंड इज बेस्ड ऑन एन एक्चुअल वॉल्यूम परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंड। ठीक है, अगर आपने कोई एक परचेज वॉल्यूम उठाया है, एक वॉल्यूम में परचेज कर लिया है, उसके बाद ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें पहले पॉइंटर उठाओ, उसके बाद फिर इसकी एग्जाम्पल लिख दो। ठीक है, कि इस साल हमारे पास कोई डिस्काउंट का लिखा है, द फाइनेंशियल डायरेक्टर एडवाइज इज एक्सपेक्टिंग टू इंक्लूड रिसीवेबल इन रिलेशन टू ट्रेड डिस्काउंट इन रिपोर्टेबल एट द एंड along with corresponding entry of cost of sales at a discount related to goods which have been sold at the end। तो ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों ने 0.9 जो है रिसीव करना है, हमने एक्सपेक्ट कर लिया कि अभी ये पैसे मिलेंगे अभी। ठीक है। तो लोटस कंपनी जो है डिस्काउंट रिसीव करने वाली है इन अकॉर्डेंस विद दी अमाउंट। अब डिस्काउंट रिसीव करने वाली है, हो सकता है करने वाली हो, लेकिन अभी किया नहीं है, और आपने जो है इसको रिकॉर्ड कर दिया अपने पास। ठीक है। इसको ये मसला है, ये डिस्काउंट मिलना मसला नहीं, इसको रिकॉर्ड करना मसला है, और इसकी कंडीशन मसला है। द फाइनेंस डायरेक्टर हैज एडवाइज दैट दे आर एक्सपेक्टिंग एट द एंड along with corresponding। मसला यहाँ पर है, हाईलाइट कर दें, कॉपी मारें, पेस्ट कर दें। थोड़ा सा रेफरेंस जरूर दीजिएगा।
उसको भी तो लगे यार कि हाँ भाई कंपनी में इन्वेस्टेड है लड़का। अच्छा, अब क्या लग रहा है कि फाइनेंस डायरेक्टर लोटस कंपनी का है, उसने एडवाइस किया है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू इंक्लूड रिसीवेबल इन रिलेशन टू द ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 0.9 मिलियन। 0.9 मिलियन मिलने वाला है इनको, मिला नहीं है, लेकिन आने वाला है, तो अब ये आएगा। और ये रिकॉर्ड करके है। इन्होंने बोला है मैं डूब रहा हूँ, डूबा तो नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने अपनी मौत वाजिब कर दी है, बता दी है, पहले से गा दिया इन्होंने उसको। तो अगर हम लोगों को ये लगता है कि पैसे मिलने वाले, तो क्या करना चाहिए? एक ट्रेड रिसीवेबल, एक ट्रेड रिसीवेबल भी नहीं, एक रिसीवेबल जो कि एक डिस्काउंट, एक बेनिफिट हमें मिल सकता है, सही है, तो तभी रिकॉग्नाइज होना चाहिए जब हमें रिसीव हो गया, या हमने उस वॉल्यूम को परचेज कर लिया, जब हम सर्टेन हो गया हमें यहाँ भी डिस्काउंट मिलेगा मिलेगा। तो अगर अगर हम लोग इस चीज पे बेस करते हैं, तो रिस्क है कि हम लोग डिस्काउंट रिकॉर्ड करने के चक्कर में कोशिश करेंगे कि जो हमें परचेजेस करेंगे, जो एनुअल वॉल्यूम है, उसको हम ओवर अंडरस्टेट कर दें। ठीक है, ताकि हम लोग जो है रिसीवेबल रिकग्नाइज कर सकें और कॉस्ट ऑफ सेल को एडजस्ट कर सकें, अंडरस्टेट कर सकें। तो कॉस्ट ऑफ सेल वाले को भी हम देते हैं भाई, वो भी एक इसके अंदर कुछ गेम निकाला है। अच्छा, अब इसमें लिख के मसला स्टार्ट करें, मसला बताना स्टार्ट करें सर, कि द रिसीवेबल should only be recorded when the company has reached the benchmark volume। आपने बता दिया रिकॉर्ड कब होना चाहिए, अब बताओ मसला क्या है इसमें? मसला ये आएगा भाई कि हम लोग जो है अपने इस वॉल्यूम का अंडर ओवरस्टेट कर सकते हैं, हमारे इस पर्टिकुलर बेंचमार्क को बीट करने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या आएगी? ये हमने अंडर के ओवरस्टेट कर दिया होगा। दी वॉल्यूम could be over or understated, and the cost of sales could also be understated if the benchmark has been shown to be better। ये मसला आपने निकाल दिया। ठीक है, आपने बता दिया कि भाई हमारे पास जो है हमारा जो एनुअल परचेज लेवल है वॉल्यूम अंडर ओवरस्टेट हो सकता है, और रिसीवेबल अगर रिकग्नाइज कर लिया हमने, बेंचमार्क मीट हो गया हमारा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा हो सकता है हम लोग अपनी इस पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी अंडर ओवरस्टेट करते हैं। अब इसका रिस्पॉन्स क्या लिखेंगे? भाई क्या ये एक पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रहा है? नहीं आ रहा। कहाँ पे आ रहा है? एक जगह पे आ रहा है। एक जगह पे आ रहा है, तो यार एक जगह पे कर दो इसको, इसको दूसरी जगह थोड़ी लेके जाएंगे हम इसको एक ही जगह रखेंगे। एक ही जगह रखेंगे, मतलब ये है कि भाई हम लोग इसको बोलेंगे कि ऑडिटर को भाई आप आए, आप इसके सब्सटेंशियल प्रोसीजर कर ले। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या करेंगे? सबसे पहले भाई मैनेजमेंट से बात करके पूछो कि आप इस कैलकुलेशन किस बेसिस पे बता रहे हो। आप बोल रहे हो 0.9 मिलियन, हमने मान लिया 0.9 मिलियन, परसेंटेज क्या है, बेसिस क्या है, किस बेस पे आपने ये अमाउंट निकाला है, और इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी है तो बता दो मुझे। तो आप करोगे डिस्कस विद मैनेजमेंट द basis of the calculation of the discount and the supporting documentation। ताकि भाई कंफर्म तो करो कि आपके पास जो चीजें हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो? रिकैलकुलेट कर सकते हो डिस्काउंट को, डिस्काउंट अमाउंट को। ऐसा ही है, रिकैलकुलेट कर सकते हो डिस्काउंट अमाउंट को, या फिर आप जो है बैंक बैलेंस से कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, आप पोस्ट एयर एंड कॉरेस्पॉन्डेंस देख लो। क्या आप क्या करो, काम करो, रिव्यू करो द पोस्ट। अब आप बोलो डिस्काउंट आपको मिलेगा साल के बाद, तो अब साल के बाद बैठे हैं हम लोग, नहीं आया तो देखते हैं फिर। रिव्यू द पोस्ट एयर एंड, एयर एंड बैलेंसेस, पोस्ट एयर एंड कॉरेस्पॉन्डेंस किसके साथ? वे सप्लायर का नाम क्या था हमारा? सप्लायर का नाम था हमारा
बैम्बू कंपनी, विद बैम्बू कंपनी। इससे क्या मिलेगा हमें? इससे हमें जो है, अगर हमने कॉरस्पॉन्डेंस चेक कर ली तो एविडेंस मिल जाएगा कि डिस्काउंट हमें मिला था या नहीं मिला था। टू कंफर्म दैट वेदर द डिस्काउंट हैज बीन obtained, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप जो है बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लो विद अमाउंट रिसीव। ठीक है? तो बैंक स्टेटमेंट क्या होगा, तुम्हारे पास लिखा हुआ है कि बैंक स्टेटमेंट पैसे मिलेंगे हमें, 0.9 अमाउंट लिखा हुआ है, बिल्कुल मिला हुआ है। तो आप क्या करोगे कि रिव्यू द बैंक स्टेटमेंट, to verify or to agree with the receipt of the discount of 0.9 million as stated in the financial statements। भाई आपने पैसे रिसीव करते हुए उसको अंदाजा लगा। बार बार बोल रहा हूँ भाई, ये 3 लिख रहा हूँ, आपने 1 लिखना है, काफी हो जाएगा आपके लिए। फिर आगे क्या बोलते हैं भाई, डायरेक्टर जो है उनका टारगेट है कि उनको प्रॉफिट रीच करना है 1.5 मिलियन का। ठीक है? और इसका जो ताल्लुक है उनके बोनस से, वो ये तो बड़ा मजेदार पॉइंट, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, इसमें बहुत काम आएगा आपको। मतलब इसमें चीजें लिखना ना बहुत आसान है। भाई एक बंदा है, उसका इंसेंटिव है कि हमें प्रॉफिट कमाना है उसने। किसकी बेस के ऊपर है? 1.5 मिलियन पे प्रॉफिट कमाना है उसने। क्यों? क्योंकि उसको बोनस मिलेगा अगर वो 1.5 मिलियन प्रॉफिट कमा ले। तो प्रॉफिट की बेस पे उन्होंने उसका वो रख दिया है सैलरी। तो इससे होगा क्या कि भाई हमारी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये रिस्क है कि वो प्रॉफिट ओवरस्टेट कर सकते हैं, वो अपना जो रेवेन्यू ओवरस्टेट कर सकते हैं, वो एक्सपेंसेस अंडरस्टेट कर सकते हैं, वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं विद इन द पर्टिकुलर डोमेन। तो इसकी रिस्क जो है वो ज्यादा हाई है, जजमेंटल एरिया है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। यहाँ पर प्रोविजन एस्टिमेट, अब देखो अगर उसने अपना जो है प्रॉफिट बढ़ाना हो तो प्रोविजंस को वो क्या करेगा, अंडरस्टेट कर देगा, एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट कर देगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स को कम कर देगा, अपने जो रेवेन्यूज को इंक्रीज कर देगा, और इससे प्रॉफिट इंटर्न बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर जो कर सकता है। ठीक है? अब वो कोशिश ही क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ये इसको लिख दो बस, अपनी बता दिए कि कोशिश ये करेगा प्रॉफिट बढ़ाने किसी तरीके से। द बोनस सेट ऑन प्रॉफिट would raise a risk that the director's main goal will be to increase the profit in order to maximize the bonus obtained from the bonus obtained from zero। For that purpose, अब स्पेसिफिक जब बात करो ना, द रेवेन्यू could be overstated, comma, the expenses can be understated to overvalue the profits। ठीक है? मसला सामने आ गया आपके? भाई आपने जो फाइनेंस लेटर है ये हरकतें कर सकता है। अब मुझे बताओ, क्या ये मसला जो है ये एक जगह पे आ रहा है, या ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मसला बन सकता है? ठीक है? ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मसला बन सकता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की कोशिश करेंगे। हम अपनी ऑडिटिंग को बोलेंगे भाई नजरें खुली रखना, यहाँ पर ये मसला है कि बोनस जो है इसका बेस करता है किसके ऊपर, हमारी पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर। जब पर्टिकुलर अमाउंट हमारे प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर बेस करना है। तो आपने क्या करना है, अपनी एस्टिमेशंस, अपने एक्सपेंसेस, सबको बहुत डिलिजेंटली चेक करके देखना है। आपने जो है सारी चीजों को बहुत फोकस कर करना है। तो हम ऑडिट टीम को पहले अवेयर करेंगे इस रिस्क का ऑफ मैनिपुलेशन। वी शुड
communicate this matter to the audit team and make them aware of the risk of manipulation in the financial statements. We should also appoint experienced staff for significant risky significant areas of estimations and एक अच्छा पॉइंट आपका बन गया यहाँ पर। ठीक है, इसमें और क्या कर सकते हो आप, अपनी टीम को टाइम ज्यादा दो कि भाई वो क्लाइंट के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके, ताकि वो प्रॉफिट को ओवर से बचा ले। इसके अलावा अपनी टीम को आप प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखने का एडवाइस करोगे, आप बोलोगे भाई कि अपनी मैनिपुलेशन आप इंक्रीज करो, अपनी मटीरियलिटी लो रखो, अपनी ओवरऑल टीम को एक्सटेंड कर दो, उनको टाइम ज्यादा दो, उनको वर्किंग के लिए ज्यादा एरिया दे दो। तो ये एक अच्छा एक आपके पास एरिया हो सकता है ऑफ टेस्टिंग। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोलेंगे, द फाइनेंस कंट्रोलर वॉज डिसमिस्ड। चलिए भाई साहब को निकाल दिया। He had been employed for the company for 20 years and he has threatened to sue the company for unfair dismissal. भाई आपने एक बंदे को निकाल दिया है और वो बोल रहा है मैं कंपनी से आपने निकाला है मुझे और मैं आपको जो है अनफेयर डिसमिसल में क्लेम कर रहा हूँ आपको। तो पहले इसको पॉइंट लिख देते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उसका पॉसिबल इफेक्ट दोनों लिखना है। ठीक है कि ये बोल रहे हैं फाइनेंस कंट्रोलर साहब क्या भाई हमें तो निकाल दिया है, अब मैं आपको आप पे केस कर दूँ। ठीक है जी, केस तो कर देंगे। अब इससे मसला क्या आएगा, केस कर देंगे तो ये प्रॉब्लम है भाई, देखो जैसे अनफेयर डिसमिसल केस करना ज्यादातर होता है ये कि भाई पैसा आपको देने पड़ जाए। ठीक है, पहला मसला कि आपके पास एक प्रॉबल चांस है कि भाई आप फाइनेंस कंट्रोलर को पैसे दोगे, अगर प्रॉबल चांस हुआ तो क्या करोगे आप, लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लोगे। अगर पॉसिबल चांस हुआ तो आप एक कंटेंजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज कर दोगे, एक कंटेंजेंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दोगे या डिस्क्लोज कर दोगे आप, जो कि नेसेसरी होगा। अगर ये नहीं किया तो भाई रिस्क है कि आपके पास कंप्लीटनेस ऑफ प्रोविजन एंड लाइबिलिटीज नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग आ गई यहाँ पर। सबसे पहले क्या करना है बता दो इनके, इफ द चांसेस ऑफ पेमेंट फॉर द क्लेम इज probable, we should record a provision of liability in our financial statement. And with that, and if the chances are probable, we should we should record uh, or we should disclose the contingent liability in the financial statements. If not done, this would result in an understatement of liability। ठीक है जी, आपने मसला बता दिया उनको, अब इसका पॉसिबल मिटिगेशन बताओ। भाई सबसे पहले आपने क्या करना चाहिए, आपको जो है यहाँ पर पहले आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर है या फिर एक एरिया पर है। यहाँ मुझे एक एरिया पे लग रहा है, एक एरिया पे लग रहा है तो भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आप अपने लॉयर से बात करो। द ऑडिटर शुड कंसल्ट विद द लीगल टीम या द लॉयर एंड आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर टू
get a better understanding of the likelihood or the existence of success of the claim of the payment slash liability। ठीक है जी, ये आपका एक सब्सटेंशियल प्रोसीजर बन जाता है। अब आते हैं आखिरी चीज के ऊपर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरी पे आ गया हम। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहे हैं, द रोल ऑफ फाइनेंस कंट्रोलर हैज नॉट येट बीन filled and so his task has been shared between the existing finance department team। ये तो मसला है यार। क्या मसला है कि भाई आपने जो है फाइनेंस कंट्रोलर का काम जो है वो उठा के मार दिया है मुंह पे किसके, फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है आपका काम कर रहा है फाइनेंस कंट्रोलर का। ठीक है। अब इससे होगा क्या, जब आपने एक ही बंदे को बहुत सारा काम दे दिया है तो भाई यहाँ पर जो है जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ यहाँ पर काम करेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है, आपको रिस्क ऑफ फ्रॉड हो सकता है। यहाँ पर आपने जो है आपके कंट्रोल्स उनको नहीं पता होंगी, जो चीज़ें उन्हें करनी है, क्या चीज़ें करनी है, कंट्रोल से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे होंगे, इनहेरेंट ट्रेस इंक्रीज हो जाएगी। जो काम उसको आता था वो शायद उनको नहीं आता हो, तो गलतियों के चांसेस ज़्यादा हैं। रिकॉर्ड्स किस तरह मेंटेन किए जाते हैं आपको नहीं पता, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक एरिया बन सकती हैं। तो इससे आपकी क्या बढ़ती है, कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, या रिस्क ऑफ रॉन्ग बढ़ सकता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसटेटमेंट बढ़ सकता है आपका। ठीक है। और आपके पास जो है रिकॉर्डिंग के अंदर आपकी फाइनेंस डिपार्टमेंट टीम के अंदर उससे कॉम्पिटेंट बंदे ना हो, जिसके अंदर ये कैपेसिटी ना हो ये काम कर सके। ठीक है। हम देखते हैं, इसको लिखते हैं मसले को। दी वर्क ट्रांसफर टू फाइनेंस डिपार्टमेंट में ओवरबर्डन दी फाइनेंस टीम एंड could lead to क्या लीड कर सकता है, क्या हो सकता है इससे पॉसिबली होगा क्या, होगा ये कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। इससे रॉम हो सकता है हमारे पास। जब रॉम हो गया, रॉम की आपने जिक्र कर दिया है, तो इसमें और क्या होगा, क्या आपके जो है विद इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कहाँ पे हो जाएगा रॉम, विद इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एज द वर्क इज न्यू। एंड और कोई सुपरवाइजर भी नहीं है। भाई जब कुछ भी नहीं है तो आपने जो काम ऐसे उठा के उसके मुंह पे मार दिया, जाहिर है गलतियां करेंगे भाई। यहाँ पे चांस ज्यादा है कि भाई उनके कुछ ना कुछ मसला आएगा, और यहाँ मसला आएगा तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आ सकता है, ये एक जगह पे नहीं आएगा। जब पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल ने सारा काम उठा के यहाँ पे दे दिया तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मसला आएगा, ये जगह थोड़ी आएगा। यहाँ पर आपका मसला जो है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो आपने क्या करना है, ऑडिट टीम को आगाह करना है कि भाई यहाँ पर आपने जरा खास फोकस करना है, खास ध्यान देना है, यहाँ पर हमारे पास रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट हाई है। सही है। सो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि दी फाइनेंस, द ऑडिटिंग टीम should be made aware that the area is that if there is a chance of, there is a higher chance of material misstatement and the team should be vigilant। पहले आपने भाई बोल दिया जागते रहो, यहाँ मसला सकता है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, फाइनेंस डायरेक्टर से बात करो कि बोले भाई ये आप सुपरवाइजर तो दो, कम से कम उनको असिस्ट करने के लिए कोई बंदे तो दो, जो कि फाइनेंस कंट्रोलर है ही नहीं अवेलेबल, तो कोई ऐसा बंदा दो जो कि हमें काम समझाए कि भाई क्या क्या काम हो रहा था। ठीक है। ताकि हम जो चेक कर रहे हो हाई रिस्क एरिया को, हमारे पास गाइडेंस हो थोड़ी सी। ठीक है। कोई पूछने का बंदा तो ऑल्सो डिस्कस
with the finance director to provide relevant people to the audit, discuss the possible areas for understanding as the finance director is no longer there। तो आपने दो चीज लिख दी इस आंसर पे। इंशाल्लाह 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 16 मार्क्स मिलना आपके लिए कोई मुश्किल काम। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस आपको दिमाग खुला रखना है, जागते रहना है, आपका आंसर आराम से हो जाए। अब इसके अलावा देखो आपके पास जो है एक दो पॉइंट्स और भी हो सकते हैं। परचेज लेजर का सुपरवाइजर जो है वो मार्च में छोड़ के चला गया है, और उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो अपॉइंट करी गई है एक हफ्ता पहले। हाउएवर दिस पीरियड नो सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलेशन, सप्लायर की रिकंसिलेशन नहीं करी अपनी कोई, ये मसला है, ये आपकी ऑडिट रिस्क है। इस पे आप क्या करोगे, अजर्शन लेवल पर है ये, तो आप क्या करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिकंसिलेशन पे आप फोकस करोगे। अपनी सारी इनवॉइसेस को रिकंसाइल करोगे, चेक करोगे जीडीएम के साथ या जीआरएन के साथ। तो ये बहुत सारे आपके पॉइंट हो सकते हैं, तो ऑडिट प्रोसीजर लंबा लिख सकते हो। लोटस पेरोल फंक्शन आउटसोर्स किया हुआ है, आउटसोर्स फंक्शन किया हुआ है, तो मतलब ये है कि भाई आपने इसको चेक कर लेना है। चेक किस तरह करना है भाई, आप उसको बोलो कि सामने वाली पार्टी को कि उनका जाके आप चेक करो, एक्सपीरियंस उनकी कॉम्पिटेंस चेक करो, उनके पास काम होने का यहाँ पर रिस्क है, काम आपका खराब हो जाएगा। तो इसके भी पॉइंटर्स लेके जा सकते हैं। तो उम्मीद है इस पे इतना टाइम लगा दिया हमने कि ये चीज समझ आ गई होगी अभी तक। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फेज की तरफ, जिसमें बोला जा रहा है कि भाई क्या करना है, ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और इसके ऊपर हमने लिखना है ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंशियल प्रोसीजर लिखने हैं। हमारे कितने 5 मार्क के, तो 5 प्रोसीजर होंगे। तो किस चीज पे लिखना है हमने, डायरेक्टर के बोनस के ऊपर लिखना है। भाई ये चीज डायरेक्टली दे दी गई है आपको, पहले भी मांगी थी, पहले भी लिखी है हमने, यहाँ वापस लिख सकते हैं, बहुत आसान चीज है। इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें ये बोल रहे हैं कि आपने जो है सब्सटेंशियल प्रोसीजर लिखने के इस पर डायरेक्टर के बोनस पे। सबसे पहले भाई देखो, सब्सटेंशियल प्रोसीजर लिखने का आसान तरीका है किस चीज का, प्रॉफिट के ऊपर है। प्रॉफिट के ऊपर है तो मतलब ये है कि उन्होंने कुछ ना कुछ हमें चेक करना है कि मैनिपुलेशन तो नहीं करेगी प्रॉफिट के चक्कर में, या प्रॉफिट इनके जो बोला गया है वही इनको मिला है या नहीं मिला है। सबसे पहले आप क्या करो, नंबर 1 पॉइंटर देखो, नंबर, हाँ नंबर, सबसे पहले ऑब्टेन करो द स्केड्यूल और डायरेक्टर्स बोनस एंड कंपेयर with the disclosed amount in the financial statements। कि भाई जो चीज सबसे पहले आपको जो दी जा रही है कि आपने डिस्क्लोज सही करी है नहीं करी है, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे करते हैं डिस्क्लोज नहीं कराते। वजह क्या है, वजह ये है कि भाई आपने जो है कुछ ऐसी चीजें करी हुई होंगी, कुछ ऐसी चीजें करी होंगी जिसमें आप अपना प्रॉफिट जो है कम दिखाना चाह रहे होंगे। ठीक है, फिर अब क्या करो, अब देखो जब आपने जो चीज, ये चीज हमने अपने पास आई होगी हमारे पास, तो हमने जो है साल से पहले देखो, ईयर एंड से पहले पहले आपने लाइबिलिटी डिस्क्लोज करी होगी, क्या हमारा प्रॉफिट ये रीच कर गया, डायरेक्टर को इतना हमें बोनस देना है, क्या हमने रिकॉर्ड करी होगी लाइबिलिटी ये। तो आप क्या करो, रिव्यू करो द स्केड्यूल ऑफ करंट लाइबिलिटीज टू, करंट लाइबिलिटीज क्यों, करंट लाइबिलिटीज इस वजह से क्योंकि भाई करंट लाइबिलिटी आपने ये बोनस इस साल पे करना है। ठीक है, एंड कंफर्म दैट द bonus to be paid या accrual is included in the year-end balance of year-end balance of liability। ठीक है जी, दो प्रोसीजर हो गए। अब और क्या हो सकता है, अगर हमने जो है जाहिर सी बात है पे किया होगा तो इनके पेरोल में भी आना चाहिए, वहीं वहां पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो आप क्या करोगे कि इनके जो, इनको पैसे मिले हैं ना, तो उसको आप पेरोल से कंपेयर कर लो। ठीक है, अग्री द पर्सनल पर्सनल लेजर्स, या आप बोल सकते हैं
या इंडिविजुअल बोनस बोल सकते हैं। द इंडिविजुअल बोनस paid to the directors with their payroll payroll scripts। पेरोल स्क्रिप्ट बेसिकली मतलब ये है कि पेरोल की आपकी स्टेटमेंट जो है, पेरोल के रिकॉर्ड जो है आपके, अग्री करो द इंडिविजुअल बोनस पेड टू द डायरेक्टर्स विद द पेरोल रिकॉर्ड्स टू कंफर्म। इसे क्या कहेंगे, कंफर्म करेंगे द कंप्लीटनेस ऑफ। ठीक है जी, ठीक है हो गए। चौथा, रिकैलकुलेट कर लो भाई। रिकैलकुलेट करो कि आपने जो है अमाउंट जो पेमेंट जो करी गई है वो क्राइटेरिया को सपोर्ट करती है रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन या नहीं। रिकैलकुलेट द बोनस अमाउंट एंड चेक विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स whether it fulfills the criteria of bonus or not। पहले चेक तो करना है ना कि बोनस क्राइटेरिया जो है वो सही है या नहीं है। ठीक है, इंक्लूडिंग द परसेंटेज रेट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट, इंक्लूडिंग परसेंटेजेस agreed in the contract। ठीक है जी, एक चीज ये हो गई। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है कि भाई हम लोग जो है इनसे बोले कि पैसे आपने दे दिए, आपने कहा भाई दे दिए, तो क्या एरेंट के बाद दिए, बिल्कुल दिए, तो क्या रिकॉर्ड किया होगा, बिल्कुल किया होगा भाई। कंफर्म कर लो अमाउंट ऑफ ईच बोनस, कंफर्म द अमाउंट ऑफ ईच डायरेक्टर्स बोनस with post year end transactions and balances of the cash book and the bank statement। इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो हुई है या नहीं। ये 5 पॉइंट जो है आपको बेसिकली, एक मैंने ओवरव्यू किया है, इसके अलावा भी 5-6 पॉइंट और निकल सकते हैं इसके। क्या निकल सकते हैं भाई, आपने रिकैलकुलेट कर लिया, आप देखो कि आपका डिस्क्लोजर जो है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है रिगार्डिंग द डायरेक्टर्स पेमेंट ऑफ द बोनस, ये चीज हो सकती है। इसके अलावा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लगा कि भाई आपने जो है कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड्स रखी है, डायरेक्टर के जो बोनस है वो कंप्लीटली रिकॉर्ड किया है आपने। आप भी देखोगे इसके अंदर बोर्ड के अंदर मिनट्स मीटिंग करो, डिस्कस करो कि भाई क्या ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किए गए थे पहले या नहीं किए गए थे, और क्या डिस्कशन हुई थी इसके ऊपर जब हम लोग ये पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कंपेयर करो आप क्या भाई आपकी जो इनकम है वो बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स क्या वैल्यूज आ रही है, क्या हमने बोनस की एडजस्टमेंट करी है उसके अंदर या नहीं करी है, और अगर करनी है तो किस तरह करनी है और कहाँ पे करनी है, ये आप प्रोसीजर कर दो। और बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं इसके अंदर जो कर सकते हैं हम लोग जो है इसमें बोनस जो अमाउंट आपने जो दिया है उसके प्रॉफिट्स के अंदर आप देख सकते हो कि सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है, एनालिटिकल प्रोसीजर लगा दो कि भाई आपकी सिग्निफिकेंट चेंजेस तो नहीं आ रही जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट या बोनस जो है हमारा इंक्रीज हो गया है, या पिछले साल हमारा बोनस जो है बहुत कम था इस साल बहुत ज्यादा आ गया है। ये एनालिटिकल प्रोसीजर आप लगा सकते हो, या प्रूफ एंड टोटल लगा सकते हो कि आपने कितना एस्टिमेट किया था कि आपका जो बोनस कितना होगा और ये हुआ कितना इस बार, वो आप कंपेयर कर लो। तो ये चीजें हो सकती है इसके अंदर, आप बहुत आराम से प्रोसीजर लग सकते हैं इसके ऊपर। तो ये 5 मार्क के लिए 5 पॉइंट्स अब सामने मैंने पेश कर दिए हैं। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, आइडेंटिफाई करो द क्वालिटी मैनेजमेंट एफिशिएंसीज। अब ये वर्ड पढ़ के ना आधे लोगों का तो खून खुश हो गया होगा, मतलब भाई ये भी दोबारा दिए एग्जामिनर ने इस बार। इन द अप्रोच अडॉप्टेड बाय उबे कंपनी। और सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा मैं अपनी जबान में ले आता हूँ। मेरी जबान क्या बोलती है, मुझे समझ ये आता है कि क्वालिटी किसी चीज की कभी खराब होती है। क्वालिटी किसी भी चीज की तब खराब होती है जब मैं बोलूँ कि भाई उस चीज को बनाने में या उस चीज को करने में कोई स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो नहीं किया गया, या कोई रूल या रेगुलेशन फॉलो नहीं की गई। ऐसा है। मैं आपको बोलता हूँ कि भाई जो है, आपसे सवाल है,
कि यार आप बोलते हो कि एक आप खाना खाने गए हो, ठीक है, एक खाना खाने गए हो, आप वहां जाके खाना खाया, आपने आपने बोला यार कि क्वालिटी खराब हो गई, यहाँ की क्वालिटी खराब हो गई है, क्वालिटी इनसे मैनेज नहीं हो रही, मेरे यहाँ मैनेजमेंट खराब है इनकी। तो मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड तौर के ऊपर जो खाना इनका होता है या इनकी क्वालिटी जो होती है उस हिसाब से नहीं है। तो डेफिशिएंसी जो है क्वालिटी मैनेजमेंट में ये बोलेंगे कि भाई जो रूल्स एंड रेगुलेशन के स्टैंडर्ड जो सेट किए हुए हैं उसके तहत काम नहीं हो रहा तो क्वालिटी खराब हो गई। अब ये आपसे 5 मार्क का मान रहा है, मतलब 5 पॉइंटर्स होने चाहिए इसके अंदर जिसके तहत आप जो है कंप्लीट डिस्कशन कर दो कि क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है, क्वालिटी मैनेजमेंट होती क्या है। उसके हिसाब से आप देखो कि 1 मार्क मिलेगा आपको पर क्वालिटी मैनेजमेंट एफिशिएंसी। ठीक है, तो 4 से 5 पॉइंटर्स आप लिख दो, मैं पॉइंटर्स आप हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या लिख सकते हो उसमें। लंबी आप कर दीजिएगा, लंबी करने में हम लोग वैसे ही चीते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि भाई कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि मसले की बायस बन सकती हैं फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो देखते हैं इसमें, पहले पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने वैसे ही पढ़ लिया था कि भाई आपने जो है यहाँ पे हमने पेरोल रिकॉर्ड में पढ़ लिया था, एडिशनल ईयर बाई इन्फॉर्मेशन दी, तो इसका ताल्लुक नहीं होगा, यहाँ से इन्फॉर्मेशन होगा। इट इज नाउ नवंबर 2 2005 और ऑडिट जो है लोटस कंपनी का ऑडिट कंप्लीट कर रहा है। ऑडिट रिपोर्ट जो है साइन करेंगे अक्टूबर के, इन लाइन ऑफ द उबेर कंपनी क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसीजर्स फॉर न्यू क्लाइंट। न्यू क्लाइंट के प्रोसीजर्स करने के बाद हम अपनी रिपोर्ट साइन कर देंगे। पोस्ट इशुएंस रिव्यू हैव बीन कैरिड आउट। भाई आपका पोस्ट रिव्यू जो है पोस्ट इशुएंस रिव्यू जो है वो कैरी आउट हो रहा है। रिव्यू के अंदर ऑडिट फाइल करते हैं, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर हमारे पास जो है बड़ा बंदा आता है, वो आ चुके हैं, नोट किया है कुछ चीजें। अब मसले उन्होंने खुद बता दिया। ड्यूरिंग द ऑडिट द ऑडिट टीम बिकम्स अवेयर ऑफ अ ब्रीच ऑफ डेट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन। भाई डेटा प्रोटेक्शन की क्वालिटी को उन्होंने ब्रीच कर दिया है, डेटा प्रोटेक्शन की रेगुलेशन को ब्रीच कर दिया है। वेयर बाय द एम्प्लॉय एंड द कंपनी हैड मेड इट्स कस्टमर डेटाबेस अवेलेबल टू थर्ड पार्टी। मतलब ये भाई कस्टमर का डेटा जो है बाहर बेच रहे हैं। ठीक है, दिस डिस्क्लोजर इज कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ रेगुलेशन, लॉ को ब्रीच कर रहे हो आप। द ऑडिटर कैन पेपर ब्रीफली रेफर टू दिस सिचुएशन एंड कंक्लूड दैट इट हैज लिटिल टू डू विद ऑडिट। तो भाई आप बोल रहे हो कि लॉ ब्रीच कर दिया लेकिन ऑडिट ताल्लुक नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो भाई क्वालिटी का मसला है ना यार, आपने तो मतलब बोला लॉ गई भाड़ में, हम अपना काम देखेंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, लॉ को भी फॉलो करना है। एज नो वन आउटसाइड ऑफ द कंपनी इज अवेयर, बाहर वाले को पता नहीं है तो छुपा दो, मतलब आप जो है फ्रॉड में मिले हुए उनके साथ। नो फर्दर इन्वेस्टिगेशन वाज डन बाय द ऑडिट टीम। भाई कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी गई है। तो अब वो पॉइंटर्स में आपको हाईलाइट करना स्टार्ट करूँ। सबसे पहले कि कस्टमर ब्रीच ऑफ डेटा रेगुलेशन, 1 पॉइंट। ठीक है, फिर कस्टमर डेटा मेड अवेलेबल थर्ड पार्टी, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ऑडिट वर्किंग पेपर ने ब्रीफली बोला है कि भाई ये काम जो है हो गया है, इसमें हमें हमारे ऑडिट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये क्वालिटी का मसला है। ठीक है, ये क्वालिटी का मसला है, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की वजह से क्वालिटी का मसला आ सकता है हमारे पास। ठीक है, नो वन आउटसाइड द कंपनी नोज इज अवेयर ऑफ दैट। कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। ऑर्डर मैनेजर ने वर्किंग पेपर को नोट कर लिया बट डज नॉट नीड टू बी डिस्कस विद फर्दर विद लोटस कंपनी मैनेजमेंट टीम। इसको डिस्कस भी नहीं किया आपने, ये मसला है। एज आई रिसीव द अश्योरेंस दैट द पर्सन रीजनेबल टू ब्रीच हैज, जो इस बंदे ने ब्रीच किया उसको निकाल दिया तो छोड़ दो। फिर आपने क्या किया, रिड्यूस कर दिया सैंपल साइज को भी, सैंपल साइज में रिड्यूस कर दिया आपने कि भाई काम भी कम कर दो अपना, टेस्ट टू डील कर ही नहीं रहे हो। सैंपल was selected based on judgment, जजमेंट की बेस पर सिलेक्ट करो सैंपल को अपने। rather smooth systematic statistical methods, only part of population testing work with sample। जी ये आपके पास हमने 4 5 मसले आ गए। अब मैं कुछ चीजें आपको लिख के दे रहा हूँ, इसको इवेलुएट करना लंबा आपने कर देना खुद ही। सबसे पहले भाई के आप बता दो कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ऑडिट टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले कंपनी को समझे, उनसे एसोसिएटेड लॉ एंड रेगुलेशन समझे आइजा 250 के तहत। ठीक है, और आइजा 315 के तहत आपको मैं कुछ पॉइंटर बताऊंगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि भाई अंडरस्टैंड करना है लीगल रेगुलेशंस को, एनवायरनमेंट ऑफ द एंटिटी को, तो भाई क्या क्या लॉ इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि लॉ से ऊपर तो हम है नहीं। ऑडिटर जो है वो ये चेक करता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई मसला तो नहीं है, अगर लॉ से वो कोई बढ़ी जाएंगे, लॉ के अगेंस्ट जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका मसला आएगा। तो सबसे पहले आप देखो कि द ऑडिटर शुड बी हैविंग एन असेसमेंट प्रायर टू ऑडिट टू अंडरस्टैंड the rules and regulations that are applicable
on the subject entity। ठीक है, अब ये रूल्स पता होने से होगा क्या आपको? फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि ऑडिटर के पास ये नॉलेज होनी चाहिए थी कि भाई क्या हमें जो है डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी से फॉलो करनी थी, और उसने ऑडिट ओपिनियन देने से पहले इस पे क्या सारी अश्योरेंसेस ऑब्टेन करी हैं। ठीक है, सो द ऑडिटर शुड हैव इनफ नॉलेज अबाउट द डेटा प्रोटेक्शन regulations and policies that are applicable, and should also obtain understanding what would be the possible effects of non-compliance। ये आपकी काम नहीं करी गई है, ये आपका काम नहीं किया गया है बाय द ऑडिटर। ऑडिटर ने काम नहीं किया है। ठीक है, मतलब ये क्वालिटी में एक इशू बन गया, ये काम करना चाहिए था। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है कि भाई नॉन कंप्लायंस आपने आइडेंटिफाई करी, सस्पेक्ट करी, और ऑडिटर को क्या काम करना चाहिए आगे, इसके अंडरस्टैंडिंग नेचर इम्पैक्ट सारी चीजें समझनी समझनी चाहिए, उस पर क्या करना चाहिए, ऑडिट प्रोसीजर करना चाहिए, इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन एवेलुएट करनी चाहिए, ये करी दी। सो व्हेन सस्पेक्टेड ऑफ नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस, the auditor should be aware of the further course of action in order to assess the possible effect of the breach of the law, and to take reasonable steps to obtain sufficient and appropriate audit evidence in this domain। देखो बात कुछ भी नहीं हो रही है, बात सिर्फ ये रही कौन कौन से एरिया है जहाँ पे मसला है, और जो है उसके हिसाब से क्या ऑडिटर को काम करना चाहिए था। ठीक है, ऑडिटर को काम करना चाहिए था कि भाई उसने जो है जाके चेक करना चाहिए था कि रूल्स रेगुलेशंस क्या है, नॉन ब्रीच क्या है, उसमें फर्दर प्रोसीजर क्या करने हैं, नॉन कंप्लायंस से क्या हमारे पास इफेक्ट आएगा। उसको पता होना चाहिए था कि भाई हमने जो है अपनी टीम को इवेलुएट करना है, समझाना है कि भाई फर्दर प्रोसीजर क्या होते हैं, मतलब डिस्कशन करनी है मैनेजमेंट से, लीगल एडवाइस लेनी है, क्या करना है। सही है। इन एडिशन, the audit team should have performed further uh, testing to obtain further procedures, yeah, testing procedures such as obtaining legal advice and evaluating the course of action based on that। ठीक है जी, एक और चीज। ठीक है, कि लीगल एडवाइस लेनी है कि भाई इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस देंगे, कॉन्सिक्वेंसेस का वर्ड कर दिया, लिखना चाहिए लीगल एडवाइस टू इवैल्यूएट consequences of the breach and plan the
कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड होना है, तो बीच में चल जाएगा, उसका आगे आप देखेंगे कि भाई आगे क्या क्या होना चाहिए। ठीक है। आपको क्या करना चाहिए कि भाई आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अपडेट होनी चाहिए। एक ही चीज़ कि आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं करी। आपका काम क्या बनता है कि अगर आपने कोई मसला आइडेंटिफाई कर लिया, देख लिया है, तो भैया आपकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपने टेस्ट ऑफ डिटेल्स करनी है, सैम्पलिंग अपने आप बहुत सब्सटेंशियल लेवल से करनी है, आपने डिटेल के अंदर काम करना है, ताकि आप जो है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस निकाल सको। ऑर्डर रिक्वायर करता है कि भाई डिसेंट सैंपल साइज निकाले, जिससे वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सके। लो लेवल ऑफ सब सैम्पलिंग का मतलब ये होगा कि आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं निकाला है। आपकी सिलेक्शन की बेसिस जो है वो आपकी पॉपुलेशन से होनी चाहिए और सिस्टमैटिक वे के अंदर होनी चाहिए, जिसकी बेस पे आपने काम करना है यहाँ पे, ताकि आप जो अप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहे हो वो कंक्लूसिव हो, इन अप्रोप्रिएट ना हो, उसमें गलतियां ना हो। तो अब एविडेंस के ऊपर भी एक दो पॉइंट लिख दिए, 3 पॉइंट हम लिख दिए। द एविडेंस शुड बी, या द सैम्पलिंग शुड बी इन sufficient quantity to be able to evaluate the reasonableness of the audit opinion। भाई ऑडिट ओपिनियन देने जा रहे हैं वो रीजनेबल होना चाहिए, इसकी बेसिस हमें जो है किस पे, अगर आपको इतना एविडेंस होगा कि आप इवैल्यूएट कर सको कि हमारे पास रीजनेबलनेस ऑफ द टेस्ट सब्जेक्ट, दस एविडेंस ऑब्टेन्ड फॉर द ऑडिट ओपिनियन कि वो रीजनेबल है या नहीं है। और आपकी सैम्पलिंग जो है, सैम्पलिंग का साइज जो है, एक सैंपल साइज आपको नॉर्मल होना चाहिए, आपने लिख दिया है। इसके अलावा क्या करना है, जो सिलेक्शन जो है वो एक पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। एंड द सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स should be representing the complete population which was not shown। अगर आपको ये चीज नहीं दिखी है, ठीक है जी। और क्या हो सकता है, और क्या दिमाग में आ रहा है, सोचो उसको थोड़ा सा कि आप जो है क्या चीजें और कर सकते थे कि भाई हमने जो है यहाँ पर क्या करना चाहिए। अब इसमें देखो आपके पास, और क्या आपको लग रहा है कि ऑडिटर ने कोई सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस निकाला है जिसकी बेस पे वो बोल सकता है कि हमारी सारी चीजें सही हुई है नहीं हुई है। ठीक है। उसने सब ये बोल दिया कि भाई ये काम हमारा नहीं है, हम ऑडिट चालू किए रहते हैं, आगे बढ़ा दो। तो आपका ये एक और ही ब्रीच क्वालिटी का इशू है, या इसको पहले लिख दो। द ऑडिटर हैज फेल्ड टू obtain sufficient and appropriate audit evidence in regards to the breach, and they have quoted, क्या कोड किया भाई उन्होंने, कोड किया है कि द ऑडिट वर्किंग टेबल पर, इसको कॉपी मारो और उठा के, दिस वुड लीड टू एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। भाई 5 पॉइंट आपके यहाँ भी हो गए, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मेरे हिसाब से अच्छा खराब होना चाहिए। इसमें और भी बहुत सारी चीज लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन ये है कि देखो जितना टू द पॉइंट बात करोगे उतना बेहतर है। ऐसे क्वेश्चन बेसिकली ट्रिक क्वेश्चन होते हैं जो आपको फंसाने के लिए बनाए जाते हैं, कि आप जो है वहाँ पर हो जाएं, और एग्जामिनर जो है फिर वहाँ पर आपको डरा दे, आप आपका काम खराब हो जाए। अब 4 मार्क का है, क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिटर टू कम्युनिकेट थ्रू आउट द ऑडिट विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। अब इसमें जो है ना, कोई डेटा की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अभी बोल रहा है आइजन 260 जो है बोलता है कम्युनिकेशन विद ऑडिटर। तो कम्युनिकेशन में 260 गवर्नेंस TCWG,
और आपके जो ऑडिट के मैटर्स हैं उनसे हमने क्यों बात करनी चाहिए, तो भाई सीधी सीधी टू इम्प्लीकेशन बता दो। एक एक दो इम्प्लीकेशन बतानी है अपने यहाँ पर, 2 मार्क के लिए, और दो अपनी एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है। तो अगर मेरे नोट्स इसने पढ़े हुए होंगे तो उसको ये आइडिया होगा कि भाई एग्जाम्पल्स वहाँ पे मैंने 15-20 लिखी हुई थी। तो आपको बहुत इजीली आसानी से आ जाएगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस करी हुई थी, सीरीज सीरीज में एग्जाम्पल्स हम लोग जो है ड्राफ्ट कर देते हैं। सबसे पहले जरूरी क्यों है बात करना भाई, जरूरी इसलिए है कि भाई अगर आपने कोई चीज ऐसी देखी है जो सिग्निफिकेंट है और आपने जो है उसको नहीं बताया TCWG को, तो वो भी तो बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए। वो आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं कि भाई वो आपको उसमें गाइडेंस देंगे कि हमने इस चीज को मिटिगेट किया था या इस चीज को हमने किस तरह टेक ओवर किया था। ठीक है। ठीक है। सबसे पहली चीज कि भाई अगर आपने जो है TCWG को ये बता दिया तो एंटिटी के सारे मैटर्स को समझने में आपकी हेल्प करेंगे, और एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करेंगे आपके साथ, ताकि अपना काम जो है आपका ईजी हो जाए। सो दी डिस्कशन इज सिंगल इज इम्पोर्टेंस। तो पहले थोड़ा सा अब स्ट्रक्चर भी तो करना है ना, अकॉर्डिंग टू आयदा 260। देखो एग्जामिनर को ये दिखता है कि भाई हाँ इसने सही तरीके से रेफर किया। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट विद TCWG। मैं TCWG लिख रहा हूँ, आप पूरा नाम लिखना। एज रिगार्डिंग मैटर्स विद द ऑडिट एज, ये आपने डाला, और नंबर 1 करके आपने बता दिया भाई। पहला पहला मैटर क्या बोल रहे हैं आप, पहला मैटर बोल रहे हैं कि दिस विल हेल्प द ऑडिटर अंडरस्टैंड key areas of the organization and obtain knowledge regarding events occurred during the completed, and create a relation with the TCWG। प्रोफेशनल रिलेशन देखना भाई, रिलेशन सोच कर यहाँ पर, प्रोफेशनल रिलेशन with TCWG to continue the work effectively। ठीक है जी, पहली चीज आपने बोल दिया भाई कि आप प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं इनसे, ताकि जो है ये हमारी हेल्प कर सके इंफॉर्मेशन लेने में और चीज़ों को एवेलुएट करने में। ठीक है। कि भाई इसके अलावा क्या होगा कि TCWG का है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो ओवरसी करें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को। अगर उन्होंने ओवरसी किया हुआ होगा तो यहाँ पर वो जो है इस चीज़ को समझ पाएंगे कि हमने जो है क्या चीज़ें देखनी है। अगली बार वो इसको अपनी ड्यूटी फुलफिल करने में ज़्यादा बेहतरी से काम करेंगे। सही, इससे हेल्प होगा TCWG को। This will help the TCWG in performing their uh, governance, इसका हम क्या अच्छा वर्ड लिखें, their governance responsibility to oversee the preparation of the financial statements in order to evaluate एक चीज, भाई उनको हेल्प करेगा फाइनेंस स्टेटमेंट्स की चीज़ों को ओवरसी करने के लिए। ठीक है। इससे क्या होगा, दिस विल रिड्यूस द चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट।
इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, जनरलाइज पॉइंट से कोई इसमें बहुत बहुत तो चीज देखनी थी मैंने। अब इसका पार्ट टू क्या बोलता है? पार्ट टू बोलता है कि भाई आपने जो है दो एग्जांपल देनी कि मैटर जो डिस्कस करने चाहिए। ठीक है, अब मैटर क्या डिस्कस करने चाहिए थे भाई? भाई कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर जो आपको लगता है आपने डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, कि ऑडिट रिस्की एरियाज मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि ऑडिटर ने किस चीज पे क्या करना है, किस टाइम पे क्या चीजें करनी है ताकि रिसोर्सेज अवेलेबल करा दें। ठीक है, और इसके अलावा सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज जो ऑडिट में फेस आई थी, कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो कि बिल्कुल जो आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें हमारे पास जो है कोई बहुत बड़ी डिफिशियंसी है, सिग्निफिकेंट डिफिशियंसीज हम देखा था। तो दो दो लिख देता हूँ इसमें। द ऑडिटर कैन कम्युनिकेट these uh, these matters to the management, which includes जो भी देखना है उसको नंबर वन क्या है? Any significant deficiencies identified in the internal controls। ठीक है, एक ही चीज आपने बतानी है, उसको भाई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी। फिर सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करिए, प्लानिंग स्टेज के अंदर या किसी और स्टेज के अंदर आपने बतानी है। एनी सिग्निफिकेंट risk that was identified in the planning phase। ये भाई डिस्क्लोज कर दो उसको। इसके अलावा अपना टाइमिंग एंड अप्रोच टू ऑडिट बता दो। द ऑडिट should communicate the timetable and strategy of the ऑडिट ताकि भाई वो रिसोर्सेज अवेलेबल कर ले अपने पास। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा इसके पास कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आई हो जो ऑडिट करते हुए, एनी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी faced during the audit should also be communicated to the ECW। ठीक है जी, तो ये चार पॉइंटर्स लिख दिए हैं, दो पॉइंटर्स लिखने हैं आपने। और भी हो सकते हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकती हैं, मेरे नोट्स में बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो उससे आपको बहुत रेफरेंस मिलेगी इसके अंदर। तो ये पहला क्वेश्चन जो था हमारा सेक्शन ए का, ये अख्ताम पजीर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विस्टा क्राफ्ट कंपनी। ठीक है, अभी का लेक्चर पहला क्वेश्चन एक सेपरेट रखेंगे, आज के इतने रखते हैं, फिर आगे देखेंगे वर्ड्स इन नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक एंजॉय लर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।